नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताता हूं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक अच्छी तस्वीर के साथ। तस्वीर प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री आवास पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका वेलकम किया है। ये देख रहे हैं ट्रंप के डिप्टी पहुंचे थे पीएम मोदी के आवास पर, उनकी गाड़ी रुकी है प्रधानमंत्री के आवास पर और ये मुलाकात। प्रधानमंत्री को देख रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति के परिवार से मुलाकात करते हुए, उनकी पत्नी उषा से मिलते हुए। आपको बताऊं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की जो पत्नी है वो भारतीय मूल की है। पूरे परिवार के साथ सपरिवार के पीएम आवास पर पहुंचे जेडी वेंस। आप देख रहे हैं तीनों बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, और डिनर के लिए पहुंचे हैं। इस डिनर में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास घुमाते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति के परिवार को उपराष्ट्रपति 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी उनके बच्चों के साथ खेलते हुए, उन्हें दुलराते हुए, उनकी बातें सुनते हुए। प्रधानमंत्री और बच्चों का लगाव गहरा है। पीएम विदेश दौरे पर भी जाते हैं, कोई बच्चा उन्हें नजर आता है तो उसके साथ खेलते हुए, और उनके बच्चों को देखिए सोफे पर ही बच्चे खेल रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, पत्नी ने पूर्व डीजीपी का मर्डर कर दिया है। हिला देने वाली खबर है। इससे पहले आपको याद होगा नीले ड्रम में कैसे सौरभ को मुस्कान ने मारकर शव के टुकड़े करके रखा था। उसके बाद एक और तस्वीर आई, अगली खबर आई। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक पत्नी ने सांप से 10 बार डसवा कर पति की हत्या की, लेकिन अब तो डीजीपी तक पहुंच गई बात। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये है डीजीपी, पूर्व डीजीपी, बिहार के रहने वाले डीजीपी, और उनकी पत्नी ने डाइनिंग टेबल पर उनकी हत्या कर दी, बेरहमी से चाकुओं से गोदकर। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है पूर्व डीजीपी की बॉडी जो उनके फर्श पर पड़ी हुई है, चाकुओं से गोदकर पत्नी ने हत्या की है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। और उसके बाद देखिए डीजीपी साहब का परिवार, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, बिहार के रहने वाले थे। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया है। पूर्व डीजीपी की पत्नी गिरफ्तार हुई है। ये आप देख रहे हैं, पुलिस ने पत्नी पल्लवी को गिरफ्तार किया है और पल्लवी से जब पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला
कि पत्नी ने कबूला है कि उन्होंने ही डीजीपी की हत्या की है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम पहुंची और सबूत जुटाए, साक्ष्य जुटाए फॉरेंसिक टीम ने। अगली तस्वीर देखिए, वो आलाए कत्ल बरामद हो गया है जिस चाकू से डीजीपी को गोद कर हत्या की गई। ये वो चाकू है, ये सामान्य सब्जी काटने वाला चाकू है। इस चाकू से एक के बाद एक डीजीपी पर वार हुए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। एक पूर्व डीजीपी के मर्डर से बेंगलुरु से बिहार और दिल्ली तक हड़कंप मचा है। लोग पूछ रहे हैं, पत्नी ने किस बात का इतना खौफनाक इंतकाम लिया। पूर्व डीजीपी डिनर टेबल पर खाना खा रहे थे। इस दौरान पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। पत्नी ने आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, फिर चाकुओं से गोदकर पति को मार डाला। कहा, मैंने राक्षस को खत्म कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या डीजीपी के मर्डर की कहानी मेरठ के सौरभ मुस्कान की तरह ही थी, या फिर इस दिल दहला देने वाले मर्डर के पीछे असली वजह कुछ और है? अब मैं आपको बताऊं कि पूर्व डीजीपी की किस बेरहमी से हत्या की, पत्नी ने आखिर क्या किया डीजीपी को मारने से पहले और कैसे हत्या की। डाइनिंग रूम में मौजूद थे डीजीपी, डिनर कर रहे थे। पत्नी ने बेरहमी से उन्हें मार डाला है। पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगा है। डिनर टेबल पर खाना खाने के दौरान दरअसल विवाद हुआ। गुस्से में पत्नी ने पूर्व डीजीपी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। जलन से परेशान पूर्व डीजीपी फौरन टेबल से नीचे गिर गए, जिसके बाद पत्नी ने चाकू से उन पर हमला बोल दिया। पत्नी ने गर्दन, पेट, छाती पर चाकू से 1-2 नहीं 10 से 12 बार वार किया। पूर्व डीजीपी के शरीर पर 8 से 10 जख्म के निशान मिले। पेट के हिस्से में 4 से 5 घाव थे। डाइनिंग हॉल के फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। पूर्व डीजीपी ने मौत से पहले करीब 10 मिनट तक संघर्ष किया। पति की मौत के बाद पत्नी पल्लवी ने एक आईपीएस अधिकारी को फोन लगाया। दावा है आरोपी पत्नी ने उन्हें हत्या की जानकारी दी उस आईपीएस को और कहा कि एक राक्षस को मैंने खत्म कर दिया है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पत्नी पल्लवी और बेटी कृति को आरोपी बनाया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे ने मां पर पिता को धमकी देने का आरोप लगाया। कहा, मां 1 हफ्ते से उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी। धमकी के बाद पूर्व डीजीपी अपनी बहन के घर चले गए थे। 2 दिन पहले बेटी उनकी कृति पिता को वापस घर लेकर आई। दोनों मां बेटी ने उनसे झगड़ा करती रही। संपत्ति को लेकर पति पत्नी के बीच भी विवाद था। दावा है आरोपी पत्नी पल्लवी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब आपको बताऊं कि आखिर कौन थे डीजीपी। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये परिवार की तस्वीर है। पल्लवी की तस्वीर, ओम प्रकाश पूर्व डीजीपी, उनके बच्चों की तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं उनके। ये फैमिली फोटो है उनकी, डीजीपी की और परिवार की। आइए अब आपको बताऊं कि डीजीपी के बारे में इनका क्या ताल्लुक बिहार से था। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। जियोलॉजी से एमएससी की डिग्री ली। यूपीएससी की परीक्षा में आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुए और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। कर्नाटक में एएसपी के तौर पर नौकरी की शुरुआत की। होमगार्ड में डीजीपी के रूप में काम किया और 2015 में कर्नाटक के डीजीपी बनाए गए। 2017 तक कर्नाटक के डीजीपी रहे, फिर रिटायर हो गए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा उनकी पत्नी ने अपराध को अंजाम दिया है। मामले की जांच अभी जारी है। 2015 में डीजीपी रहते हुए उनके साथ काम किया। वो एक अच्छे अधिकारी और एक अच्छे इंसान थे। यही नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मामले की जांच से सब कुछ पता चल जाएगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बेंगलुरु के डीसीपी और उसके बाद आपको सुनवाऊंगा उनकी पत्नी क्या कह रही है।
We have got the PM done. हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद हमने शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके पुत्र को सौंप दिया है। HSR टेनिस ग्राउंड में शव को श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। विल्सन ग्राउंड में अंतिम संस्कार होगा। Come, we are investigating it. We are investigating it. और आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं पूर्व डीजीपी की पत्नी जिन्होंने हत्या की है। हमारे रिपोर्टर ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे सवाल किए। सुनिए जरा। Domestic violence. Domestic violence. Okay, ma'am. Domestic violence. Domestic violence. Madam. Domestic violence. Domestic violence. Okay, ma'am. Domestic violence. Domestic violence. Madam. आइए अब आपको बताऊं एक और खबर आई है। पति दुबई से आया था, पत्नी ने मार के ट्रॉली बैग में भरकर सड़क पर रख दिया है। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पत्नी है और ये पति दुबई रहता था, दुबई से आया है। ये वो बैग है जिस बैग में इस पति की बॉडी मिली है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो बैग मिला है सड़क पर पुलिस को, ट्रॉली बैग। सोचिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, रास्ते में एक बैग मिला, शव की इतनी बुरी हालत थी कि पहचानना मुश्किल था, पुलिस के लिए शिनाख्त करना मुश्किल था। इस बैग में इस पति की बॉडी थी। पत्नी ने हत्या कर शव के 2 टुकड़े किए, आधा धड़ बैग में और आधा धड़ बोरे में रखा। उसके बाद पुलिस कैसे आरोपी के परिवार तक पहुंची और आरोपी तक पहुंची आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पति इनका दुबई में नौकरी करता था, वापस आया तो पत्नी ने हत्या करके ट्रॉली बैग में डाल दिया शव। तस्वीर दिखाऊं, ये हथियार बरामद हुए जिन हथियारों का इस्तेमाल पति की हत्या में किया गया है। अब आपको बताऊं किस लिए हत्या की, किस बेरहमी से हत्या की, कैसे ट्रॉली बैग में रखा और पुलिस कैसे पहुंची, पुलिस ने पहचाना कैसे कि किसका शव है ये। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेरठ जैसा हत्याकांड हुआ है। यहां दुबई से लौटे पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला। हत्या करने के बाद दोनों ने लाश को टुकड़ों में इस बैग में रखा, लाश के सभी टुकड़ों को ट्रॉली बैग में भर दिया। इसके बाद ट्रॉली बैग को घर से 55 किलोमीटर दूर फेंका। रविवार को सुबह एक किसान ने बैग को देखा, खेत में पड़ा है। इसके बाद उसने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पहुंची, पुलिस ने ट्रॉली बैग खोला तो 2 टुकड़ों में लाश मिली। कमर से लेकर सिर तक के हिस्से को प्लास्टिक बैग में लपेटा गया था, जबकि कमर से पैर तक के हिस्से को बोरे में ठूस कर भर दिया गया था। सिर के ऊपर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। पुलिस ने पूरा बैग चेक किया लेकिन कोई शिनाख्त नहीं हो पाई किसकी बॉडी है, कहां से आई है। इसी दौरान पुलिस की नजर पड़ी बैग में लगे हुए बारकोड पर। एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा के दौरान जो बैग पर बारकोड लगाते हैं, जो टैग लगाते हैं, इसी बारकोड के अंदर यात्रा करने वाले की पूरी जानकारी होती है। उसे स्कैन करेंगे तो पूरी जानकारी आ जाएगी। पुलिस ने एयरपोर्ट फोन लगाया तो पूरा मामला खुल गया। एयरपोर्ट से जानकारी मिली कि बैग दुबई से आए शख्स नौशाद का है। मौके पर पुलिस की जांच में एक विदेशी सिम भी मिला है। जबकि पुलिस घर पहुंची तो नौशाद की पत्नी ने रोने का ड्रामा किया। उसने कहा कि लापता है पति, लेकिन तभी घर में खून के निशान पुलिस को नजर आए। इसी वजह से पुलिस ने नौशाद की पत्नी को हिरासत में ले लिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। पत्नी ने बताया कि भांजे से संबंध है और पति उसमें रुकावट था, इसलिए प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को रास्ते से हटा दिया। नौशाद नशे में आया तो दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कोई शव न पहचान सके इसलिए नुकीले हथियार से पति का चेहरा भी गोद दिया। जब सूटकेस में शव नहीं आया तो 2 टुकड़ों में उसके शव को किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पति के घर वालों का कहना यह है कि वो 10 दिन पहले दुबई से आया है। नौशाद और रजिया की 6 साल की बेटी भी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए देवरिया के एसपी क्या कह रहे हैं।
मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था, तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है, ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है। और आइए आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर वक्फ को लेकर लंबे वक्त से घमासान मचा है, लेकिन पीएम मोदी की तैयारी है, अब यूसीसी की बारी है। दरअसल ये जो प्रोटेस्ट अब तक हो रहा है देश में, ये वक्फ को लेकर हो रहा है। वक्फ पर बवाल, हंगामा, प्रदर्शन अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हो रहा है। लेकिन अब अगली तस्वीर देखिए जरा, क्या तैयारी है। बीजेपी की तैयारी है यूसीसी लाने की, और ये कैसे पता चला, जब बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ कि अब यूसीसी आने वाला है, यानी समान नागरिक संहिता। बीजेपी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है वक्फ के बाद। यह है वो ट्वीट जो बीजेपी ने ट्विटर हैंडल से किया है पीएम मोदी को लेकर कि मोदी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम खुद बैठेंगे जब भी हमें मौका मिले सरकार का। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। This is not going to be a stable government. Everybody knows that. My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड में। यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार ज्यादा है। भारत के कानून को हरेक को स्वीकार करना चाहिए और उसी में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि नहीं है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। वक्फ कानून आते ही देश में बवाल शुरू हो गया। ममता के बंगाल से लेकर ओवैसी के हैदराबाद तक शहर शहर हंगामा हो रहा है। अब अगर यूसीसी आएगा तो क्या होगा? अवैध संपत्ति छिन जाने के डर से जो लोग प्रदर्शन और बवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर यूसीसी आ गया तो शादी से संपत्ति तक हर जगह एक जैसा कानून लागू हो जाएगा। फिर उन लोगों का क्या होगा जो खास एक्ट के नाम पर फायदा उठाते नजर आ रहे थे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो आप। शक जताया जा रहा है कि वो यूसीसी के नाम पर नए नए भ्रम फैलाएंगे और विरोध के नाम पर आग भड़काने में उतर आएंगे। और आइए मैं आपको बताऊं कि क्या बीजेपी यूसीसी की तैयारी कर रही है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि वक्फ को लेकर जो बवाल चल रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि अभी वक्फ के नाम पर क्या हो रहा है और यूसीसी आ गया तो क्या होगा। वक्फ के बाद सरकार यूसीसी कानून लाने जा रही है। समान नागरिक संहिता पहले भी पार्टी के एजेंडे में रहा है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी अकेले बहुमत से पीछे रह गई। तो लग रहा था कि यूसीसी जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, लेकिन
वक्फ पर जेडीयू टीडीपी जैसे सहयोगियों का समर्थन मिला है तो सरकार यूसीसी पर तेजी से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। भारत में यूसीसी कानून फिलहाल सिर्फ उत्तराखंड में लागू है। गुजरात ने भी जल्द ही यूसीसी कानून लाने का ऐलान किया है और मोदी सरकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता लाएगी। हालांकि वक्फ कानून की तरह यूसीसी लाना इतना आसान नहीं है। यूसीसी पर अभी न पूरे देश की राय ली गई है, न ड्राफ्ट तैयार है। 2018 में सरकार ने पहली बार इसके लिए लॉ कमीशन बनाया था। तब लॉ कमीशन ने कहा था अभी यूसीसी ना उचित है और ना जरूरी है। 2023 में 22वें लॉ कमीशन को ड्राफ्ट और राय बनाने का जिम्मा मिला। इस कमीशन ने यूसीसी पर एक ड्राफ्ट बनाया, 1 करोड़ लोगों से राय ली, लेकिन कमीशन का कार्यकाल खत्म हो गया तो फाइनल ड्राफ्ट नहीं बना। यूसीसी पर आगे बढ़ने के लिए 23वें लॉ कमीशन को सक्रिय किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस दिनेश महेश्वरी इस आयोग के अध्यक्ष हैं और यह आयोग यूसीसी पर एक ड्राफ्ट बनाएगा, फिर देश भर में राय ली जाएगी। यूसीसी के पक्ष, विपक्ष और लोगों की राय के आधार पर फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, जिसके आधार पर मोदी सरकार संसद में यूसीसी बिल ला सकती है। फिर संभव है कि वक्फ बिल की तरह इसे जेपीसी को भेजा जाएगा, फिर दोनों सदनों में चर्चा के बाद यूसीसी कानून पारित हो सकता है। 2023 में यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तब सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ कहा था कानून बनाना संसद के दायरे में है और मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो यूसीसी पर कानून लाएंगे। जैसे ये जानकारी मिली कि वक्फ के बाद यूसीसी, तो सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और आम लोग क्या कह रहे हैं। यूसीसी किसी भी सूरत पे मुसलमानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो शरीयत का लिहाज पास उसमें नहीं किया जाएगा, मजहब में गवर्नमेंट की मुदाखलत समझी जाएगी। ये सब कानून बहुत पहले लेके आना चाहिए था मुसलमानों के लिए। 3 तलाक का मसला हुआ था, आज औरत लोग को कम से कम उनको सपोर्ट हो गया कि भाई अभी कोई हमको 3 तलाक बोल नहीं सकता। और इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है तो इसके लिए हर सब एक समान हो जाएंगे। ये गलत है। प्रशासन को, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी धर्म गुरुओं से इन लोगों को बात करना चाहिए कि वो बतलाना, पूछना चाहिए उनसे कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये कानून होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए और जिसमें गरीब का भला होना चाहिए। कानून एक किसी ने हुआ कि भाई जमहूरियत है। सवाल ये है कि यहाँ पर हर मजहब का मान सम्मान दिया गया है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको आप तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, आप अकेले नहीं कर सकते। हमारे देश की जो संविधान है, इस संविधान में कलम 44(ब) इसमें तो लिखा हुआ है कि समान नागरिक कायदा होना चाहिए। हर धर्म, हर समाज को एक कानून, एक छत छाया के नीचे आना चाहिए। तो इसका हम स्वागत करते हैं कि सभी के लिए समान चीज़ें हो। जितना भी जो भी कर रहा है, जो भी कोई भी कानून निकाल रहा है सब मुसलमान के खिलाफ है। ठीक है, कोई भी जब से आज बीजेपी का सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी ऐसा कानून हो जो मुसलमान के खिलाफ ना हो। अब जितना भी कानून पास हो रहा है मुसलमान के खिलाफ हो रहा है। कि चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दे में जैसी मोदी जी लेके आते तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज एकदम भड़काऊ हो जाता। सब लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह, एक यूनिटी के साथ, एक ही साथ मिलकर सिस्टम के साथ वही चीजें फॉलो करेंगे तो हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए। जैसे मुस्लिम लोग ये बोले कि हमें, तो हो सकता है जैन लोगों को समझ में नहीं आए कि यार ये सिस्टम गलत है, तो एक दूसरे का वैसे ही भी सब लोग विरोध करते ही हैं। मोदी जी जो भी कानून लाते हैं तो हमारे देश के लिए वो फायदेमंद ही है और नया भारत है, नई सोच है। और अगर हमें इस तरह आगे जाना है तो समान नागरिक कायदा जो वो आना चाहिए और हम उसका स्वागत करते हैं। अलग अलग धर्म होते हैं, सबको अलग अलग अपनी शरीयतें होती हैं, सब उनको फॉलो करते हैं और हम लोग भी ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। इसलिए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि देश का माहौल बिगड़े या कुछ। वेलकम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सब एक साथ हो जाएंगे। कुछ लोगों को जो लोगों को अलग अलग कानून जो हो रहा था, जो महिला को भी और जो पुरुष को भी, सब एक साथ में कानून हो जाएगा तो अच्छी बात है। द्वारा है सबको अलग अलग एक कानून के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम यहाँ के पैदा हैं, हम यहीं पर ही मरेंगे, हमारा यही कानून है, यहीं पर हम सब एक इत्तेफाक से रहेंगे। महिला है, पुरुष है, जितने भी है उनके लिए बहुत अच्छा है। और मोदी जी जो भी कर रहे हैं ना, ये मुस्लिम समाज के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। बस कुछ लोग हैं जो उसको थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये अच्छा है, आगे भी जाके अच्छा ही होगा। तो यूसीसी पर आपने लोगों को सुना वो क्या कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले वक्फ पर जो बवाल हुआ है, जो हिंसा हुई बंगाल में, उसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है। अलग अलग जगह ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अब राष्ट्रपति शासन की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। देखिए, आज सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मिलने पहुंचे। पीड़ित महिला पीछे खड़ी है, बेचारी रो रही है, आंखों में आंसू है, बिलख रही है क्योंकि अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर है।
আমি দেখছি হ্যাঁ ব্যবস্থা আমি দেখছি হ্যাঁ ব্যবস্থা और यही तस्वीर पूरे देश ने देखी तो ये गुस्सा दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ममता सरकार बर्खास्त करो, बंधुओं पर अत्याचार बंद करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, राष्ट्रपति शासन लागू को समर्थन देना बंद करो। ये देखिए सिलीगुड़ी में भी प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, लोग मांग कर रहे हैं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ तभी हिंदू सुरक्षित होंगे। सिलीगुड़ी में उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। देखिए पुलिस ने लोगों को डिटेन किया है जो प्रदर्शन कर रहे थे। और सोचिए बंगाल में हिंसा का विरोध जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। लखनऊ में ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। बांग्लादेश जैसी हरकतें हो रही हैं बंगाल में, लेकिन दिखाई नहीं देती ममता को। मुसलमान आए दिन हमारे हिंदुओं के घरों में घुसते हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी ममता बानो को दिखाई नहीं देता। वो खुद ममता बानो है इसलिए दिखाई नहीं देता। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो अत्याचारी डायन सरकार है, उन्हें हिंदुओं पे अत्याचार प्रारंभ कर दिया है। हिंदू मारे जा रहा है, हिंदू के ऊपर अमानवीकृत हो रहे हैं, बहनों माताओं का इज्जत लुट रहा है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। मोदी सरकार से मांग करता हूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हम वीर शिवाजी की संतान है, हम वीर शिवाजी की संतान है, हम सब संभाजी की संतान है, हम हरि सिंह नलवा की संतान है। 80% को 20% धमका नहीं सकता है, डरा नहीं सकता है। मुसलमान शांति से रहे और 20% हिंदुओं को धमकाना खत्म करें। खिलाफत है जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के जो कानून में संशोधन हुआ है और उसके माध्यम से हिंदुओं को जो वह निशाना बनाया जा रहा है, ये अत्यंत निंदनीय है। ये ममता सरकार के इशारे पे हो रहा है। उनको चेतावनी है, उनको पकड़ के वो जहाँ के भी हैं उनको पर्याप्त कठिन से कठिन सजा दी जाए, फांसी पे लटकाया जाए ऐसे लोगों को जो इस राष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ के सरकार ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है, तो चाहिए कि वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगवाए और वहाँ की हिंदुओं की रक्षा करे। पूरा मुस्लिमकरण है, वहाँ पर बाहरी जो बांग्लादेशी है सब लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, पूरा रोहिंग्या वहाँ पे भरा हुआ है। हम चाहते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ पे जो लोग बाहरी हैं उनकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि धारा अनुच्छेद 356 मुझे राइट देता है कि वहाँ पे धारा जो है वो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। अधर्म है उसके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो उनकी मंशा गलत ही होती है। भारत में वहाँ की चीफ मिनिस्टर रहा था और ये सारी चीजें इस देश में कतई स्वीकार्य नहीं है। प्रतिरोध हमारा अधिकार है। गांधी बता के गए हैं सत्याग्रह, अंबेडकर बता के गए हैं कि लीगल लड़ाई लड़ो, ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन हिंसा की जगह नहीं है। हिंसा हुई है, उसके कारण क्या है, त्वरित अनुसंधान हो। ममता बनर्जी मुअज्जिम और मौलवियों का जो फ्लॉप शो था उनको लेकर वहाँ पे बोला कि हिंदुओं को समझना चाहिए, उनकी जमीन ले ली गई। मालूम नहीं मुर्शिदाबाद में कौन सी जमीन किसी ने ले ली। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। हो जाने से क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ये लोग रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट का अमल नहीं करेगा ममता बनर्जी के दौरान राष्ट्रपति शासन में ईसीआई चुनाव नहीं कराएगा तो जो हिंदू माइनर है जो एरिया में हिंदू वोट डालने नहीं देगा। मेरा एक मांग है
ECI should recommend Rashtrapati President's rule on the time of the election. इलेक्शन में जीतने का कोई बात ही नहीं है। वो समझ गए हैं आने वाला असेंबली इलेक्शन में वो और भी बुरी तरह से हारेगा। इसीलिए बैकडोर पॉलिटिक्स के लिए ये सब प्रेसिडेंट्स रूल वगैरह ये सब बेसलेस बात कर रहे हैं। तो वक्फ के नए कानून पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। आज आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया पटना में। पसमानदा समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। पसमानदा वो समाज, बीजेपी का कहना है वक्फ कानून से सबसे ज्यादा फायदा इस पसमानदा समाज का होगा। आरिफ मोहम्मद खान ने असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी पर हमला किया। बिहार के राज्यपाल ने वक्फ कानून का खुलकर समर्थन किया। आरिफ मोहम्मद ने ममता और ओवैसी पर निशाना साधा। जो कोई बांटने का काम करेगा कुरान के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। नाम लिए बिना आरिफ का इशारा बंगाल की सीएम ममता पर था। राज्यपाल ने आरिफ ने ओवैसी का नाम नहीं लिया पर हमला बोला। कहा आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। कुछ लोगों का तो काम ही है बयानों से विवाद पैदा करना। मैं इसे नजरअंदाज करता हूं। इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। कुछ लोग गरीब मुस्लिमों को फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्फ की जो संपत्ति कमजोर मुसलमानों की मदद के लिए थी उस संपत्ति पर मॉल, अस्पताल और आलीशान बिल्डिंग बनी। अमीर नहीं, सिर्फ गरीब मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। अमीर मुसलमानों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ने जाते हैं और ये अमीर मुसलमान धर्म को व्यवसाय बना रहे हैं। अमीर मुसलमान वक्फ कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी दुकान, बिजनेस खत्म होने जा रहा है। वक्फ ने पिछले 20-25 सालों में कहीं कोई ऐसे स्कूल बनाए हैं जो गरीब मुसलमानों के काम आ सकें? सुनिए जरा आरिफ मोहम्मद को क्या कह रहे हैं। जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हो। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। ये बेईमान लोग, ये सच बात है कि वक्फ की जायदादों का इस्तेमाल हमारे बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेईमानी से किया है। वक्फ की जायदाद को बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है पूरे मुल्क में। मैं बिहार से गया हूँ, 17 वक्फ स्टेट में लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है। वक्फ का जिस तरीके से प्रॉपर्टी मैनेज होती है और वक्फ के जितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं वो कई सालों से उनमें गड़बड़ियां भी पाई गई। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूं। मैं भी दिल्ली में भी वक्फ का अगर बोर्ड आप देखें और जगह देखें होता रहता। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठने लगा है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं। अब तक बहुत से लोग कह रहे थे, अब कोर्ट ने भी पूछ लिया है राहुल भारतीय हैं या फिर विलायती। सवाल इसलिए कि राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं राहुल की। यह तस्वीर, राहुल अमेरिका के दौरे पर हैं, बोस्टन पहुंचे हैं राहुल। ये उस वक्त की तस्वीर है और राहुल के पुराने गुरु सैम पित्रोदा उन्हें लेने के लिए पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर लखनऊ हाईकोर्ट की है। लखनऊ हाईकोर्ट ने दरअसल सवाल पूछा है केंद्र सरकार से और रिपोर्ट मांगी है कि वो बताएं राहुल की नागरिकता की सच्चाई क्या है। रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी विदेशी हैं? क्या राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं? क्या राहुल गांधी ने देश से यह सच छिपाया है? अगर ऐसा है तो राहुल देश में चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? आखिर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कैसे बैठे हैं? सवाल यह भी कि राहुल एक नागरिक के तौर पर सारी सुविधाएं कैसे ले रहे हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के तेवर से ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। 10 दिन का टाइम दिया भारत सरकार को और जो नेक्स्ट डेट है 5 मई इसकी लगाई गई है और जो भी जवाब होगा भारत सरकार उसमें दाखिल करेगी। ऐसे में सवाल है कि अगर राहुल की विदेशी नागरिकता सच निकली तो क्या होगा? सबको इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई का इंतजार है। सच जो भी हो, इतना तय है कि राहुल गांधी इन दिनों ज्यादा ही परेशान हैं। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और शायद यही वजह है कि विदेशी धरती पर भारत के चुनाव का मजाक बना रहे हैं। It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear
that there is something very wrong with the system. तो राहुल गांधी अमेरिका में चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और यहां उनकी नागरिकता पर सवाल है। अब देखिए कैसे ये राहुल गांधी की नागरिकता तक बात आ गई है। राहुल की नागरिकता का मामला गरमा गया है। यूपी की हाईकोर्ट ने उनकी नागरिकता पर रिपोर्ट मांग ली है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पर सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं, इस पर 10 दिन में जवाब दें। हाईकोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका पर यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, देरी स्वीकार्य नहीं है इसमें, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए और वक्त मांगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई में 8 हफ्तों का समय मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार का आज का जवाब आधा अधूरा था। अब मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। यह पूरा मामला क्या है? दरअसल 1 जुलाई 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। कर्नाटक के बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में याचिका दी। अपनी याचिका में विघ्नेश ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया। विघ्नेश ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला दिया। याचिका में भारतीय नागरिकता कानून 1955 का उल्लंघन बताया गया। विघ्नेश शिशिर ने राहुल पर नागरिकता छिपाने का आरोप लगाया। इसी आधार पर राहुल की सांसदी खत्म करने की मांग की है कि राहुल सांसद हैं रायबरेली से, इनकी सांसदी खत्म की जाए। उन्होंने राहुल की नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कह रहे हैं एडवोकेट आनंद द्विवेदी। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने जो है लंच के बाद जो है कोर्ट में अर्जेंसी मेंशन करते हुए ये कहा कि यह मैटर जो है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी पेंडिंग चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है जो इनका जो निस्तारण करना है उसको जल्दी करा जाए। इसके लिए जो है 10 दिन का टाइम दिया भारत सरकार को और जो नेक्स्ट डेट है 5 मई इसकी लगाई गई है और जो भी जवाब होगा भारत सरकार उसमें दाखिल करेगी। अब भारत सरकार में मिनिस्ट्रीज होती हो तो एक डेस्क से दूसरे डेस्क में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, अप्रूवल होता है तब आता है, क्लियरिटी बनती है। तो हम लोग बीइंग अ काउंसिल ऐसे तो नहीं बता सकते, मिनिस्ट्री से जब रिप्लाई आएगा तो हम लोग उसको दाखिल करेंगे ऑन एफिडेविट। अब राहुल गांधी की नागरिकता पर पड़ताल हो रही है। राहुल गांधी अमेरिका में, और राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो उन पर आरोप लगता है वो देश का अपमान करते हैं, देश की संस्थाओं पर सवाल करते हैं, उन पर हमला करते हैं। राहुल गांधी इस बार हमला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, चुनाव में इंडी गठबंधन की हार हुई और एनडीए गठबंधन की जीत हुई। राहुल उस पर सवाल उठा रहे हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊं, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए अमेरिका जाकर। दूसरी तस्वीर देखिए, बोस्टन में राहुल गांधी पहुंचे थे लेक्चर देने के लिए। वहां राहुल गांधी बोलते हुए इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने लगे, महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाने लगे और इसके नतीजों पर सवाल उठाने लगे। देखिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद बीजेपी ने उस पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अमेरिका में भारत के चुनाव पर सवाल उठाए। अमेरिका के बोस्टन की यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया, जहां राहुल ने कहा हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैंने ये बात कई बार कही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए पात्र लोगों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख मतदान करा दिए। ऐसा होना असंभव है। एक वोटर को वोट करने में 3 मिनट लगते हैं। ऐसे में सुबह 2 बजे तक मतदान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने वीडियोग्राफी मांगी तो इनकार कर दिया गया, कानून भी बदल दिया, अब हम वीडियो नहीं मांग सकते हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी आदत से मजबूर हैं। बीजेपी ने कहा जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है तब राहुल गांधी अमेरिका में है। क्या प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा की मदद से चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज किया था? क्योंकि प्रियंका जीती वायनाड से। बीजेपी अयोध्या सीट हार गई तब इन लोगों ने जश्न मनाया था। दरअसल राहुल ईडी का गुस्सा विदेश में निकाल रहे हैं। बीजेपी ने आगे कहा राहुल और उनकी मां जमानत पर हैं। यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार का उत्सव मनाया जा रहा था। ईडी की चार्जशीट ने तस्वीर साफ कर दी है। मां बेटा अखबार के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे। जो अखबार छपता नहीं था उसके लिए विज्ञापन लेते थे। मां बेटे ने अखबार के नाम पर 18 करोड़ का बोगस विज्ञापन लिया है। मां बेटे ने अखबार के नाम पर
ये जो विज्ञापन लिया इसकी जांच हो रही है। दोनों को लगता है कि आरोप लगाकर वो बच जाएंगे। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई उससे बच नहीं सकता है। देश को लूटने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अशांति का माहौल बना रही है। सुनिए राहुल गांधी के वो शब्द जब वो बोस्टन में बोल रहे थे और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. महाराष्ट्र में जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोगों ने वोट किया है। चुनाव आयोग ने शाम 5:30 बजे हमें आंकड़े दिए। 5:30 बजे से 7:30 के बीच में 65 लाख वोटिंग हो गई, जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक वोट में 3 मिनट लगते हैं। ऐसे में रात 2 बजे तक वोटिंग होनी चाहिए थी। हमने इलेक्शन कमीशन से वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने वीडियो देने के लिए मना कर दिया। अब तो वीडियो देने का नियम ही बदल दिया है। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। मुझे लगता है जो मुद्दा नेता विपक्ष ने उठाया है वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा इस देश के लोकतंत्र की नींव पर जो प्रहार बीजेपी करती है उसको उजागर करता है। इलेक्शन कमीशन एक वो संस्था है जिनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि महाराष्ट्र के टोटल वोटर्स महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया महाराष्ट्र चुनाव के लिए इंडिया के बाहर से, क्या कहते हैं? 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के ही कार्यालय से चलता है, उन्हीं के दफ्तर से चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। मतलब जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, कल आपको बताया था क्या निशिकांत दुबे पर केस चलेगा, जिन्होंने सीजीआई पर सवाल उठाए थे, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है, जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं, हाय इस कैद को जेल व जंजीर की दरकार नहीं। आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया कि निशिकांत दुबे पर अवमानना का केस चलना चाहिए। देखिए कोर्ट में क्या हुआ। सांसद निशिकांत दुबे मुश्किल में है, निशिकांत दुबे पर केस चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के दौरान ये संकेत दिए। दरअसल कोर्ट के सामने एक याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अवमानना केस चलाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की गलत तरीके से आलोचना कर अवमानना की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की अनुमति मिले, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इसे दायर करें, इसके लिए हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है, इसके लिए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में अगले सीजीआई न्यायमूर्ति बीआर गवई थे। बेंच में दूसरे न्यायमूर्ति के तौर पर ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह थे। 2 दिन पहले निशिकांत ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए थे। निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में पक्षपात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में धार्मिक युद्ध जैसे हालात बन गए। देश में ताजा तनावपूर्ण हालात के लिए सीजीआई खन्ना जिम्मेदार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपनी सीमाएं लांघने का भी आरोप लगाया था। कहा था सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद बंद कर देनी चाहिए।
सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी थी। तनवीर एजी से अवमानना का केस चलाने की इजाजत मांगी थी। अवमानना का केस बगैर एजी की सहमति से नहीं चल सकता है। सुनिए अब सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इससे ज्यादा गंदी बात क्या कही जा सकती है। बीजेपी ने किनारा क्या कर लिया, कहा शो कॉज नोटिस इशू किया, निकाल बाहर करिए कैसे आदमी को पार्टी से। आपकी तो पूरी पार्टी उसके बचाव में खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर भी नेता है। हमारे यहाँ नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर और कोई नहीं। इसलिए जो नड्डा जी ने कहा वह फाइनल है और नड्डा जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वह पार्टी की लाइन नहीं है। निशिकांत दुबे जी की निजी राय हो सकती है, निजी राय रखने का उनका अधिकार है, परंतु पार्टी की लाइन वह नहीं है जो निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बोला है। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म करते चले जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बचा था, उसको भी खत्म कर देंगे। मगर जो काम निशिकांत दुबे ने अपनी जिंदगी में कर रखे हैं वे हिंदू कहलाने लायक भी नहीं है। ये निशिकांत दुबे नहीं, ये इनकी पार्टी की सोच है। तो ये निशिकांत दुबे हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग ही ऐसी दी जा रही है। क्या करोगे आप? किसी इंस्टीट्यूशन को छोड़ा नहीं है इन लोगों ने बर्बाद करने से। हर इंस्टीट्यूशन को गाली देते हैं। जो डिग्रेडेशन किया है मोदी सरकार के जमाने में बीजेपी ने, जनता कभी माफ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। वो बनाया गया है संविधान की रक्षा करने के लिए और संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए। उस कोर्ट पर अगर आप इस तरीके के बयान देते हैं तो मुझे लगता है एक तो क्रिमिनल श्रेणी में भी आ सकता है। इसका देखना चाहिए पुलिस को, इसको एक तरीके से सुओ मोटो लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आइए अब आपके लिए आज की एक जरूरी खबर कि सोने की कीमत आसमान छू रही है और 1 लाख तक पहुंच गई है। जी हां, सोने की कीमत ने रफ्तार पकड़ ली है और हालत यह है कि सीजन जो है वो शादी का आ गया है, जब लोग ज्यादातर खरीदारी करते हैं, सोने के जेवर खरीदते हैं। लेकिन सोने ने रिकॉर्ड बना दिया है, 1 लाख 10 ग्राम सोने की कीमत हो गई। रिपोर्ट देखिए जरा। शादी के सीजन में सोने का भाव आसमान छू रहा है और गर्मी में खरीदारों के पसीने छुड़ा रहा है। देश में पहली बार सोने के भाव 1 लाख के करीब पहुंच गए। जिनके पास सोना है वो तो खुद को मालामाल मान रहे हैं, लेकिन जो सोना चांदी खरीदने जा रहे थे उनकी हालत खस्ता है। रेट हमारे अनएक्सपेक्टेड रेट से है, अब क्या करें, मजबूरी है। जी बिल्कुल, इसका असर बाजार पे पड़ रहा है। कस्टमर का रोटेशन कम हो गया है। कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अपने बच्चों की शादी करने के लिए भी सोना नहीं, आर्टिफिशियल सोने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना ज्यादा आदमी खरीदता था, अब कम खरीद रहा है। कोई 24 कैरेट की जगह 22 या 18 कैरेट गोल्ड लेने लगा है, तो बहुत से लोग पॉकेट के हिसाब से कम वजन का सोना ले रहे हैं और ट्रंप के टैरिफ प्लान को जमकर कोस रहे हैं। और आइए अब आपको बताऊं कि सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है और क्या वजह है बढ़ने की। सबसे पहले आपको बताऊं, 24 कैरेट सोने की जो कीमत बेंगलुरु में है वो 99,845 रुपए हो गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,265 हो गई है और मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख पार कर गई है, 1,02,000 हो गई है। कोलकाता में 99,500 हो गई है। अब सोना बढ़ क्यों रहा है? सोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। आज सोने का रेट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में सोना 99,000 के ऊपर है। मुंबई में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख पार कर गई। जनवरी से अब तक सोने के दाम में 20,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दुनिया ट्रेड वॉर से सोना महंगा हो गया है, जो ट्रेड वॉर दुनिया में चल रहा है। अमेरिका के लगाए गए टैरिफ को मुख्य वजह माना जा रहा है। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है और इस वजह से भी सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इसलिए कीमत बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोना महंगा हुआ है, क्योंकि रुपया कमजोर होगा तो आयात में ज्यादा पैसे लगते हैं। इस साल रुपए में लगभग 4% की गिरावट आई है, सोने पर दबाव बढ़ा है। शादियों का मौसम शुरू हो गया, इससे सोने के गहनों की डिमांड बढ़ गई है। ज्वेलर्स का कहना यह है कि महंगी कीमत पर भी गहनों की बिक्री बढ़ी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रेड वॉर खत्म होने पर सोना सस्ता हो सकता है।
साल के आखिर तक सोने का दाम 1,10,000 हो सकता है। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान जारी किया है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। रेट हमारे अनएक्सपेक्टेड रेट से हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। पूरी तरह से बजट बिगड़ा हुआ है सर। इसका असर बाजार पे पड़ रहा है, कस्टमर का रोटेशन कम हो गया है। 99,670 का आ रहा है रेट जो है प्योर गोल्ड का। तो वही ये सुबह जो स्टार्ट हुआ था 1 लाख रुपीज़ से, अभी आकर के 99,670 पे रुक गया है। भाव का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गया है, इसलिए कारण भीड़ कम हो गई। पहले अच्छी बाजार हमारी चल रही थी, बाजार में जो गोल्ड की बाजार है। तो जब रेट बढ़ जाएंगे तो कस्टमर के पास में भाई जब बैलेंस होगा तभी तो खरीदेगा। महंगाई है तो कहाँ खरीद पाएगा। सोने में दिन पे दिन भैया उछाल आती जा रही है और लगभग मान के चलिए कि 1,10,000 तक के 15,000 तक के जा सकता है। इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हो गई हैं सोने को लेके कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अपने बच्चों की शादी करने के लिए भी सोना नहीं, आर्टिफिशियल सोने से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये बात आज के सूत्र की है। कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते। माफी देना या माफी मांगना ताकतवरों का गुण है। जीवन का यह सूत्र दिया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन माफी से जुड़ा उनका बचपन का एक किस्सा मशहूर है। जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने अपने ही घर में चोरी की थी। अपने बड़े भाई के सोने के कड़े से कुछ सोना निकाल लिया था। दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए मोहनदास ने चोरी की थी। चोरी तो कर ली, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये मैंने ठीक नहीं किया है। वो सोचने लगे कि इस गलती को किसके सामने स्वीकार किया जाए। उस समय मोहनदास के सामने सबसे बड़ी हस्ती उनके पिता ही थे। वो डर रहे थे कि पिता को बताऊंगा तो बड़ी सजा मिल सकती है। फिर भी डरते डरते उन्होंने पिता को अपनी गलती के बारे में एक चिट्ठी लिखी। इसमें यह भी लिखा कि मैं अपनी गलती मानता हूं और प्रायश्चित भी कर रहा हूं। जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा और गलती का एहसास होते ही माफी मांग लूंगा। उन्हें लग रहा था कि चिट्ठी पढ़ने के बाद पिता नाराज होंगे, उन्हें सजा देंगे, लेकिन उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो मौन हो गए। इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। बाद में वो मोहनदास गांधी से महात्मा गांधी बने और दुनिया को महात्मा गांधी के रूप में सबसे ईमानदार व्यक्ति मिल गया। गांधी जी ने जिंदगी का एक सूत्र दिया था, गलती या भूल किसी से भी हो सकती है। अहम यह है, खास यह है कि आप प्रायश्चित कैसे करते हैं। उसके 2 तरीके हैं, एक तुरंत माफी मांगना और दूसरा यह संकल्प करना कि दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। बहरहाल